चलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हेलो एरीन और हेलो एल्केन का लास्ट क्लास। पिछले दो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ रखा था हेलो एल्केन हेलो एरीन, उनकी क्लासिफिकेशन, आइसोमेरिज्म, नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसी तरह से हेलो एरीन में हम लोगों ने पढ़ा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सब पढ़ रखे थे। कुछ बातें और रह गई थी, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन जो चल रहा है उसी में कुछ बातें भी और रह गई थी, कुछ पॉइंट्स और रह गए थे, उन्हीं को हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं और ऑलमोस्ट आज आपका हेलो एल्केन हेलो एरीन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं आपका हेलो एरीन और हेलो एल्केन। आपके यहाँ जो रह गया है अभी वो ये है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमको रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि आप एनसीईआरटी ही लेके चलेंगे। तो एनसीईआरटी की जो लाइनें आपकी एनसीईआरटी में जो लाइनें लिखी हुई हैं रिलेटेड टू SN1 रिएक्शन, वो ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई हैं, उन्हीं को मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलो। तो SN1 रिएक्शन क्या होती हैं? SN1 रिएक्शन का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूशन कराया जाता है। न्यूक्लियोफाइल से जब सब्स्टिट्यूशन होता है तो उसी को कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन अगर काइनेटिक्स की स्टडी किया जाए तो वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन हेलो एल्केन पर डिपेंड करता है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसी रिएक्शन जहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन हेलो एल्केन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है लेकिन न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, उन्हीं को कहा जाता है SN1 रिएक्शन। काइनेटिक्स जब स्टडी की गई तो देखा गया रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हेलो एल्केन बट इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग SN1 रिएक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ये सब। क्या SN1 रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन की हेलो एल्केन और न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन कुछ भी रखो, SN1 रिएक्शन की रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हेलो एल्केन का कंसंट्रेशन डबल कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। ऐसी रिएक्शन SN1 रिएक्शन होती है, जो 2 स्टेप में होती है। देखो 2 स्टेप रिएक्शन है। 2 स्टेप रिएक्शन में क्या होता है, पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है जो एक स्लो स्टेप है, जिसको हम लोग RDS भी कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। पहले स्टेप में हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा और उस हेट्रोलिटिक क्लीवेज से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। फिर सेकंड स्टेप में आप देखते हो क्या, सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ, ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप है, स्टेप सेकंड, जिसमें आप कहते हो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक फ्रंट साइड से भी हो सकता है और बैक साइड से भी हो सकता है। तो देखा जाता है यहाँ पर OH होगा ये। तो आप कहते हो कि फ्रंट साइड और बैक साइड अटैक होता है। उसका रीज़न क्या होता है फ्रंट साइड बैक साइड अटैक? क्योंकि ये कार्बोकैटायन जो बनता है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है और ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है। और अगर ये ट्राइगोनल प्लेनर है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, तो न्यूक्लियोफाइल किसी भी डायरेक्शन से टकरा सकता है। चूँकि हमारे पास 2 ही डायरेक्शन है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, रिलेटेड टू स्टीरियोकेमिस्ट्री डेक्स्ट्रो एंड लीवो के फॉर्म में, इसीलिए हम लोगों ने 2 डायरेक्शन डिसाइड कर रखा है, एक फ्रंट साइड और एक बैक साइड। फ्रंट साइड वो साइड माना गया जिधर से लीविंग ग्रुप निकल रहा है, इधर से लीविंग ग्रुप निकल रहा है, इधर से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, दैट इज वाई फ्रंट साइड। अब दूसरा साइड ये कहा गया कि लीविंग ग्रुप आगे से निकल रहा है और पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, तो इसको आपने कहा बैक साइड, इसको आपने कहा फ्रंट साइड। इस तरह से 2 प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं जब आपका कार्बन कायरल होता है, तो असिमेट्रिक कार्बन होता है। तो यहाँ पर CH3 तीनों ग्रुप सेम है, इसलिए एक ही प्रोडक्ट दिखाया गया है आपकी एनसीईआरटी में। ठीक है, तो क्या मैंने बताया, SN1 रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन हेलो एल्केन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। 2 स्टेप रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है जो स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है।
सेकेंड स्टेप पे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। अब आपकी एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, बस आप समझ लो न्यूक्लियोफाइल पीछे से भी अटैक कर सकता है, आगे से भी अटैक कर सकता है। उसका रीजन है हमारा जो कार्बोकैटायन है वो प्लेन में है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, उसका पॉजिटिव चार्ज कहीं पर भी होगा, प्लेन में होगा, और न्यूक्लियोफाइल उसी प्लेन में है तो अटैक कर देता है फ्रंट साइड से और बैक साइड से। ठीक है। एनर्जी फॉर ब्रेकिंग ऑफ CBr बॉन्ड ऑब्टेन्ड थ्रू सॉल्वेशन ऑफ हाइलाइड आयन विथ प्रोटॉन ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट। यहाँ पर हम लोग वाटर लिए रहते हैं, जो रिएक्शन करवाई जा रही है SN1, वहाँ यहाँ पर हम लोग वाटर लिए रहते हैं, अल्कोहल लिए रहते हैं, एसिटिक एसिड एज सॉल्वेंट लिए रहते हैं। तो इसमें होता क्या है, कि जो कैटायन है, जो हाइलाइड आयन बना, उस हाइलाइड आयन को चारों तरफ से जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेट करने लगता है, जिसके कारण एनर्जी निकलती है, और उसी एनर्जी का यूज होता है CBr बॉन्ड को तोड़ने में। ये जो बॉन्ड टूटा है यहाँ पर CCl या CBr बॉन्ड जो टूटा है, इसको तोड़ने में एनर्जी उसी सॉल्यूशन से मिलती है, प्रोटिक सॉल्वेंट। फिर उसके बाद आप कहते हो रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, SN1 में हेलो एल्केन की रिएक्टिविटी या रेट उतनी ज़्यादा होगी। रिएक्टिविटी टर्शियरी की, सेकेंडरी की, प्राइमरी की, जितना अच्छा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी, उतनी ज़्यादा उसकी रेट होगी। तो टर्शियरी कार्बोकैटायन आपको पता है ज़्यादा स्टेबल होता है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, दैट इज वाई टर्शियरी मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। चलो ठीक है। एलाइलिक और बेंजाइलिक में रेजोनेंस पाया जाता है, जिसके कारण कार्बोकैटायन बहुत हाईली स्टेबल हो जाते हैं और उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। लेकिन आपको पता है विनाइलिक और एराइलिक जो होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं ना, विनाइलिक और एराइलिक लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, जबकि एलाइलिक और बेंजाइलिक बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। उसका कारण है रेजोनेंस। अगर मैं एक एलाइलिक दिखाऊं, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2X, ये देखो, अगर इस X का क्लीवेज करा दो तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव, और पाई और पॉजिटिव का क्या है, कॉन्जुगेशन, जिसके कारण ये कार्बोकैटायन हाईली स्टेबल है। और SN1 में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से डिसाइड होती है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन। सेम ऑफ बेंजाइलिक कार्बोकैटायन की बात कर सकते हो, दिस इज योर बेंजाइलिक कार्बोकैटायन CH2X, ये बॉन्ड क्लीव कर जाएगा, पॉजिटिव आएगा। अब ये पाई पूरी रिंग पॉजिटिव के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस में है, जिसके कारण ये हाईली स्टेबल है। और अगर ये हाईली स्टेबल है तो वही बात आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड शो हाई रिएक्टिविटी ड्यू टू स्टेबल कार्बोकैटायन ऑफ रेजोनेंस के कारण इनके कार्बोकैटायन हाईली स्टेबल हो जाते हैं, जिनके कारण इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। रिएक्टिविटी ऑफ हाइलाइट्स में RI सबसे ज़्यादा, RBr, RCl, RF, जिसको कहा जाता है लीविंग एबिलिटी के बेसिस पर। आप देखोगे R और I में बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा होगी, तो तोड़ना आसान होगा, I- का निकलना बहुत आसान होगा, और जितना जल्दी I- निकलेगा उतना जल्दी कार्बोकैटायन बनेगा। इसलिए देखा गया, अगर हैलाइट्स की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव RI, RBr, RCl और RF, जबकि SN1 में हेलो एल्केन की रिएक्टिविटी, एल्किल ग्रुप की रिएक्टिविटी देखा जाए तो टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ाते हैं, I-, Br-, Cl- और F-। इसकी लीविंग एबिलिटी बहुत बेहतर होती है, इसलिए जल्दी से निकल जाता है, रिएक्शन में जल्दी से इन्वॉल्वमेंट हो जाता है इसका। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं SN1 की प्रॉपर्टी। अब SN1 में ये हो गया आपका। SN1 में और क्या बातें बताई जाती हैं, SN1 रिएक्शन फेवर्ड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या कर देता है, सॉल्वेशन करा देता है, कैटायन और एनायन दोनों को स्टेबलाइज करा देता है, इसलिए रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। SN1 रिएक्शन रेसमाइजेशन के थ्रू जाती है। सॉरी, रेसमाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्रंट साइड से अटैक करता है, बैक साइड से अटैक करता है, तो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता है। अगर रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं, D और L फॉर्म इक्वल अमाउंट में बनते हैं, तो रेसमिक मिक्सचर बन जाता है। उसी रेसमिक मिक्सचर को हम नाम दे देते हो रेसमाइजेशन। आइसोमेरिज्म में आप बहुत डिटेल में पढ़े रहते हैं इसको। ये आपकी SN1 है। तो SN1 को मैं फिर से समराइज कर दूं, मेरे साथ आप बोलेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा, आपकी एनसीईआरटी तैयार हो जाएगी। क्या, SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन,
इसमें रेट ऑफ रिएक्शन हेलोएल्केन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ये 2 स्टेप रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। 2 स्टेप में पहले स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है बाय हेटेरोलिटिक क्लीवेज, और उस CX बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो सॉल्वेशन से मिलती है, प्रोटिक सॉल्वेंट के सॉल्वेशन से मिलती है, हैलाइड आयन के सॉल्वेशन से मिलती है। और फिर आपने यहाँ पे कहा है कि जो कार्बोकैटायन है उस पर सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। चूंकि कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज है, प्लेनर है, इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों डायरेक्शन से अटैक कर सकता है, ठीक है। जिसके कारण अगर फ्रंट साइड से अटैक किया टूवर्ड्स लीविंग ग्रुप, दैट इज फ्रंट साइड, तो आप कहते हो रिटेंशन प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन अगर लीविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अटैक करता है तो आप कहते हो इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है। अगर इन्वर्जन और रिटेंशन इक्वल अमाउंट में बनते हैं तो आप कहते हो रेसमाइजेशन हो जाता है, रेसमिक मिक्सचर मिलता है, ठीक है। और SN1 रिएक्शन में जहाँ तक रिएक्टिविटी की बात है, अगर एल्किल ग्रुप अलग अलग हैं तो कार्बोकैटायन के बेसिस पर देखा जाएगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बेसिस पर देखा जाएगा, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। लेकिन अगर हैलाइड अलग अलग है, एल्किल ग्रुप सेम है, तो हैलाइड की लीविंग एबिलिटी के बेसिस पे देखा जाएगा, लीविंग एबिलिटी के बेसिस पर देखा जाएगा। लीविंग एबिलिटी का मतलब क्या है? लीविंग एबिलिटी का मतलब I माइनस जल्दी निकलेगा, Br माइनस निकलेगा, Cl माइनस निकलेगा और F माइनस निकलेगा, ठीक है। इस बेसिस पर रिएक्टिविटी देखते हो। SN1 क्या होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होता है। इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। ये SN1 की मैकेनिज्म है। ये SN1 की मैकेनिज्म है। SN1 के बारे में आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, आपकी NCERT में दिया हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 में रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हेलोएल्केन के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है और ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, याद रखो। SN1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जबकि SN2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, ये एक ही स्टेप में यहाँ रिएक्शन होती है। यहाँ पर कोई कार्बोकैटायन एज सच नहीं बनता है, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? आगे से लीविंग ग्रुप धीरे धीरे निकलता रहता है और पीछे से बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे अटैक करता रहता है। आगे से बॉन्ड टूटता रहता है, पीछे से बॉन्ड बनता रहता है। इस कंडीशन में 5 एटम एक साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं। अब सोचो कार्बन के पास 5 एटम लगे हुए हैं, 5 एटम्स आपको दिखाई देते हैं ट्रांजिशन स्टेट में। तो आओ देख लेते हैं आपकी NCERT की लाइन में क्या है। सिंगल स्टेप रिएक्शन, नो रिएक्शन इंटरमीडिएट। SN2 रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। फिर उसके बाद अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप टेक प्लेस साइमल्टेनियसली नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। एक ऐसी स्टेट जिसमें लिविंग ग्रुप का निकलना आगे से और पीछे से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना एक साथ होता है, इसी प्रोसेस को आप कह देते हो ट्रांजिशन स्टेट। और आप आगे देखिए, ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होता है और कैन नॉट बी आइसोलेटेड। कार्बोकैटायन और ट्रांजिशन स्टेट में यही डिफरेंस है, क्या कार्बोकैटायन को हम आइसोलेट कर सकते हैं लेकिन ट्रांजिशन स्टेट को आइसोलेट नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। इन ट्रांजिशन स्टेट कार्बन इज बॉन्डेड विथ 5 एटम्स, मतलब ट्रांजिशन स्टेट में एक तरफ कार्बन, एक समय ऐसा आता है कि कार्बन पेंटावेलेंट नजर आता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है उस समय, ठीक है। बट इतना डिटेल में नहीं है NCERT में, आप इतनी ही बात देखो। रेट ऑफ रिएक्शन हेलोएल्केन न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करता है। बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, नो रिएक्शन इंटरमीडिएट। न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना, लिविंग ग्रुप का निकलना एक साथ होता है, उसी को ट्रांजिशन स्टेट कहते हो। ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होता है, इसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता। इन ट्रांजिशन स्टेट कार्बन इज बॉन्डेड विथ 5 एटम्स। ट्रांजिशन स्टेट में जो कार्बन है वो 5 एटम से जुड़ा हुआ नजर आएगा आपको। SN2 रिएक्शन, ये देखो इसकी रिएक्शन थोड़ी सी हमने दिखाई। ये Cl लीविंग ग्रुप है और ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर रहा है, ये अबव है, ये बिलो है। और ये ट्रांजिशन स्टेट देखो जरा, 1 बॉन्ड 2 3 4 5, ये पेंटावेलेंट कार्बन है।
5 एटम्स आप देख सकते हैं, 5 एटम्स जुड़े हुए नजर आते हैं, इसी को आप कहते हो ट्रांजिशन स्टेट। फिर पूरा का पूरा ग्रुप एक अम्ब्रेला की तरह, अम्ब्रेला पहले ऐसे होता है, फिर अम्ब्रेला ऐसे हो जाता है, आप कह सकते हो, आप यहाँ देख सकते हैं, ये पहले ऐसे था फिर ऐसे होने लगा, ठीक है, पहले ऐसे था फिर ऐसे होने लगा, ठीक है। यस, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल आपकी बुक में नहीं दिया है, आप डेम्सो लिख सकते हैं, डाइमेथिल सल्फाइऑक्साइड, डीएमएफ लिख सकते हैं, एसीटोन लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं। रिएक्टिविटी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है भीड़ भाड़ पर, भीड़ भाड़ ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस अगर ज़्यादा होगा, क्राउडिंग ज़्यादा होगी, तो आगे से तो लिविंग ग्रुप अभी निकला ही नहीं है, और पीछे से अटैक करना है, उसमें भी अगर बड़े बड़े बॉडीगार्ड लगे होंगे तो न्यूक्लियोफाइल पीछे से भी अटैक नहीं कर पाएगा, मतलब रिएक्शन की रेट कम होगी, रिएक्टिविटी कम होगी। इसलिए कह रहा है प्राइमरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, सेकेंडरी और टर्शियरी। रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड में वही होता है, लिविंग ग्रुप को निकलना है, लिविंग ग्रुप जितना अच्छे से निकलेगा, जितना जल्दी निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल को चिपकने का मौका पीछे से उतना जल्दी मिलेगा। और फिर इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये अम्ब्रेला इन्वर्जन हो जाता है, मॉलिक्यूल ऐसे होता है फिर मॉलिक्यूल ऐसे हो जाता है, अम्ब्रेला की तरह आप समझ सकते हैं, अम्ब्रेला इन्वर्जन, इसीलिए आपकी एनसीईआरटी में अम्ब्रेला इन्वर्जन भी लिखा हुआ है, ठीक है। और SN2 की बात, ये SN2 की बातें हैं, आपकी एनसीईआरटी में ही लाइन जो लिखी हुई है वही बता रहा हूँ। क्लास नोट्स में देखोगे तो बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है, हर एक बात पर वर्क किया गया है, हर एक पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन करवाया गया है। फिर उसके बाद कुछ टर्म्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी में है। ऑप्टिकल एक्टिविटी, किसी भी कंपाउंड की वो प्रॉपर्टी जो पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करा सके, उसको कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को, उस वर्चू को कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ऐसे कंपाउंड, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स, ऐसे स्टीरियो कंपाउंड, ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाते हैं उनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हो, जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं उनको लिबो रोटेटरी कहते हो। किरलिटी, अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे पर सुपरइम्पोज ना हो तो उसको कहते हो किरलिटी, उसको, उस मॉलिक्यूल को कहते हो कायरल मॉलिक्यूल, और उसमें जो वर्चू है, जो प्रॉपर्टी है, उसको किरलिटी कहते हो। इनेंशियोमर्स एक कंपाउंड होते हैं जो नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं। और असिमेट्रिक कार्बन, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज 4 अलग अलग ग्रुपों से सेटिस्फाइड हों। कायरल कार्बन, कोई सिमेट्री नहीं होना चाहिए, कोई किरलिटी नहीं होनी चाहिए वहाँ पर ना, असिमेट्रिक होना चाहिए। जैसे आप कहते हो ए, जैसे आप ये कहते हो पी, आप ले लो पी, ये पी एक कायरल है, लेकिन ओ क्या है, ये मिरर इमेज है। ओ क्या है, ओ अकायरल है, इसको उठाओगे इस पे बैठ जाएगा। नहीं, जैसे ये लेफ्ट पॉम और राइट पॉम, लेफ्ट पॉम और राइट पॉम ऐसे आप कर रहे हैं, तो ये अंगूठा इस साइड हो जा रहा है, ये अंगूठा इस साइड हो जा रहा है, ये छोटी वाली उंगली इस उंगली पर नहीं आ पाएगी, सुपरइम्पोज नहीं हो पा रहा है। जो NSMI होते हैं वो आप कह सकते हो वो कायरल होते हैं, और जो सुपरइम्पोज हो जाते हैं वो अकायरल होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव, जो PPL को घुमा सके, PPL में रोटेशन दिखा सके, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। जो PPL को घुमा नहीं सकते ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव में आपने सुना है, आपने पढ़ा है, बहुत बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया गया है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेवो रोटेटरी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, रेशमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, मीजोफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अब रीजन पूछा जाता है कि रेशमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। मीजोफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं, मेरे बोलने से पहले आपको बोलना चाहिए क्या, ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। ऊपर वाला क्लॉकवाइज, नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज, जितना रोटेशन था सेम हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इनेंशियोमर्स, रेशमिक मिक्सचर, डी और एल का इक्वल अमाउंट ले लो, 50% डी फॉर्म 50% एल फॉर्म, दोनों को मिला दो, जो मिलेगा वो रेशमिक मिक्सचर होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाता है। रेशमाइजेशन, फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेशमिक मिक्सचर इज रेशमाइजेशन या रेशमिक मॉडिफिकेशन कहा जाता है। रिटेंशन, अगर जो नेचर आपके सबस्ट्रेट का है वही नेचर प्रोडक्ट का रहता है तो उस प्रोसेस के लिए रिटेंशन बोला जाता है।
लेकिन अगर सबस्ट्रेट का जो नेचर है उसका अपोजिट नेचर आपका प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको इन्वर्जन कहा जाता है। इसको ऐसे थोड़ा सा समझ सकते हैं, इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपका सबस्ट्रेट डी फॉर्म है और आपका प्रोडक्ट डी फॉर्म बनता है तो रिटेंशन की कहानी होती है, या आपका सबस्ट्रेट एल फॉर्म है और प्रोडक्ट भी एल फॉर्म है तो आप कहते हो रिटेंशन है। लेकिन आपका अगर सबस्ट्रेट डी फॉर्म है या एल फॉर्म है तो उसका उल्टा एल या डी बनता है आपका प्रोडक्ट, तो उसको आप कह सकते हो इन्वर्जन। ये आपकी एनसीईआरटी में कुछ टर्म्स थे जिनको आइसोमेरिज्म में बहुत डिटेल में समझा जाता है। ये सारे टर्म्स हो गए। फिर उसके बाद आपके यहाँ कुछ पैनल स्टडी है, कुछ कंपाउंड्स की स्टडी है। हालांकि क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन फिर भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आपको पढ़ना चाहिए, जिसमें है एक क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 ना। क्लोरोफॉर्म, मेजर यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म इज प्रोडक्शन ऑफ फ्रियान 22। फ्रियान एक गैस होती है जिसके फॉर्मेशन में क्लोरोफॉर्म का बहुत बेहतर यूज किया जाता है। दूसरा, यूज्ड एज जनरल एनेस्थेटिक। अगर आपको सेंसलेस करना है, आपको बेहोश करना है तो क्लोरोफॉर्म का यूज आप कर सकते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है। अगर आप बहुत दिनों तक क्लोरोफॉर्म के कांटेक्ट में हैं, क्लोरोफॉर्म की वेपर्स के कांटेक्ट में हैं, क्लोरोफॉर्म का बहुत ज़्यादा दिनों तक कहीं यूज हो रहा है और उस सोसाइटी में उस कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा दिनों तक हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है ना। क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू फॉर्म पॉइजनस गैस। ये आया हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके यहाँ। कार्बोनिल क्लोराइड ऑल्सो कॉल्ड फॉस्जीन गैस, COCl2। ये अगर क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो क्लोरोफॉर्म आप कहते हो, तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन हो जाता है और एक पॉइजनस गैस बन जाती है जिसको आप कहते हो फॉस्जीन। ठीक है, अब क्लोरोफॉर्म अगर फॉस्जीन गैस में कन्वर्ट हो गई तो डेंजरस है, पॉइजनस गैस है। इसके लिए हम क्लोरोफॉर्म की स्टोरेज में कुछ प्रिकॉशन लेते हैं। उस प्रिकॉशन में क्या क्या करते हैं? क्लोरोफॉर्म को लाइट से, एयर से बचाना है, इसके लिए क्लोरोफॉर्म को अंधेरे में रखते हैं, कलर्ड बोतल में रखते हैं नहीं, और जिस बोतल का बार बार फ्रीक्वेंटली यूज करना है उस बोतल को एकदम मुख तक भर के रखते हैं ताकि उसमें कोई एयर पेनिट्रेशन ना हो पाए, बबल्स ना बनने पाए। अगर एयर को पेनिट्रेट करने की जगह है तो वो पेनिट्रेट कर जाएगा और क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, फॉस्जीन गैस बन जाएगी जो पॉइजनस है। ठीक है, तो इस तरह से कलर्ड बोतल में रखा जाता है, फिल्ड अप टू द ब्रिम, मुख तक भर के रखा जाता है और डार्क प्लेसेस में रखा जाता है। लेकिन ये सब एक जुगाड़ू तरीके हैं क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए। इससे बेहतर तरीका ये है कि क्लोरोफॉर्म में 1% अल्कोहल मिला दिया जाता है। क्लोरोफॉर्म में 1% अल्कोहल मिला दिया जाता है, जिसके कारण क्लोरोफॉर्म में जब 1% अल्कोहल मिला दिया जाता है तो उसका ऑक्सीडेशन उतना बेहतर नहीं होता है, कुछ दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है। इसके लिए अगर आपको रिएक्शन थोड़ी सी समझनी है तो आप कह सकते हो COCl2 है, COCl2। ये देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है। C2H5OH, इसके 2 मोल लिए जाते हैं। C2H5OH, ये Cl निकल जाता है, ये Cl निकल जाता है HCl के फॉर्म में। इस तरह से बन जाता है COOC2H5 और OC2H5, ये कंपाउंड बन जाता है। तो इसको मैं क्लास में ऐसे समझाता हूँ कि क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडेशन होने से बचाने के लिए हम लोग उसको अंधेरे में रख करके देखते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। रंगीन बोतल में रखते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और मुख तक भर के रखते हैं तभी ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसके लिए क्लोरोफॉर्म को 1% अल्कोहल पिला दो, क्लोरोफॉर्म कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और ये केमिकल मेथड है, बहुत अच्छा मेथड होता है। तो वेरी सिंपल, क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडेशन होने से बचाने के लिए ये सब कुछ कंडीशंस हैं। क्रोनिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर, मतलब बहुत ज़्यादा दिनों तक अगर आप क्लोरोफॉर्म के कांटेक्ट में रहते हैं तो आपकी लीवर, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। फिर स्किन इमर्स इन क्लोरोफॉर्म, अगर किसी तरह से आप ज़्यादा क्लोरोफॉर्म इनहेल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी तरह से भी आपकी बॉडी में जा रहा है तो
डेवलप हो जाते हैं, आपकी आवाज़ थोड़ी सी फटती है या और प्रॉब्लम्स आपको होने लगती है। ठीक है, तो ये आपका क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, क्लोरोफॉर्म का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज़। और क्लोरोफॉर्म में याद रखिएगा, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, लेकिन क्लोरोफॉर्म में 2 रिएक्शन 3 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक रीमर-टीमर रिएक्शन फर्स्ट, रीमर-टीमर रिएक्शन सेकंड, और कार्बिल एमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये 3 रिएक्शन हम आपसे कहेंगे कि ज़रूर पढ़ लीजिएगा, हालांकि एनसीईआरटी में इनका उतना जिक्र नहीं है हेलोएल्केन और हेलोएरीन में। जब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन आप फिनॉल से कराते हो, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन फिनॉल से कराते हो NaOH या KOH के प्रेजेंस में, तो आपको सैलिसिलडिहाइड मिलता है। लेकिन जब उसी फिनॉल की रिएक्शन CCl4 से करा देते हो KOH या NaOH के प्रेजेंस में, तो आपको सैलिसिलिक एसिड मिल जाता है। जब सैलिसिलडिहाइड मिलता है, CHCl3 KOH लिए रहते हैं, फिनॉल लिए रहते हैं, तो उसको रीमर-टीमर रिएक्शन फर्स्ट हम बोल देते हैं। और जब CCl4 लेते हो, सैलिसिलिक एसिड बनाते हो फिनॉल से, तो उसको रीमर-टीमर रिएक्शन सेकंड बोल देते हैं। ये 2 रिएक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपने कहा था कि जब प्राइमरी एमीन की रिएक्शन, स्पेशली एनिलीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करा देते हो, तो C6H5NC टाइप का कंपाउंड बनता है, फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, जो बदबूदार गैस होती है, कार्बिल एमीन रिएक्शन कहलाती है। तो फिर से बोलते हैं, अगर फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराओगे तो सैलिसिलडिहाइड मिलता है KOH के प्रेजेंस में या NaOH के प्रेजेंस में, और अगर फिनॉल की रिएक्शन CCl4 से कराते हो NaOH या KOH के प्रेजेंस में, तो सैलिसिलिक एसिड मिलता है। क्लोरोफॉर्म फिनॉल KOH, क्लोरोफॉर्म फिनॉल KOH सैलिसिलडिहाइड, CCl4 और आपका फिनॉल और KOH, तो आप कहते हो सैलिसिलिक एसिड। और अगर एनिलीन या प्राइमरी एमीन CHCl3 के साथ रिएक्शन करता है तो आइसोसाइनाइड बनता है। स्पेशली आइसोसाइनाइड एनिलीन के लिए ज़्यादा बोला जाता है, वो बहुत बदबूदार गैस होती है। और फिर अगर क्लोरोफॉर्म की और बात करें, तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन अगर HNO3 से कराते हो तो CCl3NO2 बनता है, क्लोरोपिक्रिन बनता है, क्लोरोपिक्रिन, जिसको यूजुअली हम लोग टीयर गैस के नाम से जानते हैं। और फिर अगर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एसीटोन से करा दिया जाता है तो क्लोरीटोन बनता है, जो हिप्नोटिक होती है, जो नींद की दवाइयों में निद्राकारी दवा बोला जाता है। नींद आने वाली दवाइयों में उसका थोड़ा सा परसेंटेज होता है, उससे बेहतर और भी कंपोजिशन है, बट हिप्नोटिक होता है, हिप्नोटाइज कर देता है, थोड़ा सा आपको सुस्त कर देता है। ठीक है, क्या क्या रिएक्शन हो गई क्लोरोफॉर्म की। हालांकि ये रिएक्शन जो मैं बोल रहा हूँ ये आपके बुक में नहीं दी गई हैं, बट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनका कहीं ना कहीं कन्वर्जन जुड़ा मिलेगा, आपको आगे मिलेगा, फिनॉल में मिल सकता है। ठीक है, चलो, तो ये आपका क्लोरोफॉर्म हो गया। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, क्लोरोफॉर्म के बाद है फ्रियान। फ्रियान, ये देखो जरा, फ्रियान क्या होते हैं भैया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड इथेन कॉल्ड फ्रियान्स। दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल, अनरिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोसिव, इजिली लिक्विफिएबल। ये पूछा जा सकता है कि DDT में, क्लोरोफॉर्म में, डाइमिथाइल क्लोराइड में, आयोडोफॉर्म में कौन इजिली लिक्विफिएबल होती है? तो फ्रियान आपकी बहुत जल्दी से लिक्विफाई हो जाती है, अनरिएक्टिव है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन कोरोसिव है और एक्सट्रीमली स्टेबल है। ठीक है, और ये किसके कंपाउंड हैं? मीथेन और इथेन के ये कंपाउंड होते हैं, क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड होते हैं। मोस्ट कॉमन फ्रियान CCl2F2 है, जिसका फॉर्मेशन आप जानते हैं, AgF लिए हो आप। स्वार्ट्स रिएक्शन कराते हैं आप, क्या कराते हैं? स्वार्ट्स रिएक्शन। ये देखो, 2 Cl हट गया होगा, 2 फ्लोरीन जुड़ गया, CCl2F2 बन गया। इन स्ट्रेटोस्फीयर फ्रियान इज एबल टू इनिशिएट रेडिकल चेन रिएक्शन। हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते थे, जब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे सिलेबस में हुआ करती थी, तो वहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर के डिप्लेशन में चेन रिएक्शन होती थी। तो यही फ्रियान ओजोन के डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो आपकी NCERT में लिखा हुआ है। इन स्ट्रेटोस्फीयर फ्रियान इज एबल टू इनिशिएट रेडिकल चेन रिएक्शन दैट डिप्लीट ओजोन लेयर। ठीक है, ये आपका फ्रियान होता है। फ्रियान के बाद हम लोग देख लेते हैं DDT, फर्स्ट क्लोरिन। ये देखो, ये लाइन बहुत खतरनाक है। फर्स्ट क्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, दैट इज फर्स्ट क्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। वैसे हम लोग गैमेक्सिन भी पढ़ते हैं, इंसेक्टिसाइड है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए फर्स्ट क्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, तो आप कहेंगे DDT। हाईली टॉक्सिक होता है फिश के लिए, इट डिपॉजिटेड इन फैटी टिश्यूज,
बॉडी में जहाँ फैट डिपॉजिट होता है उनको फैटी टिश्यूज या एडिपोज टिश्यूज कहते हैं, वहाँ पर इसका डिपोजिशन होता है। इनका मेटाबॉलिज्म ये बहुत जल्दी डिग्रेडेड नहीं होते, मेटाबोलाइज्ड नहीं होते। और ये है क्लोरल। जब क्लोरल को आप ट्रीट करते हो क्लोरोबेंजीन के 2 मोल के साथ H2SO4 के प्रेजेंस में, तो वाटर निकल जाता है और आपको DDT मिल जाता है, DDT मिल जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी मिसिंग है, ठीक है। CCl3CHO होता है ये, CCl3CHO, CH3 नहीं होता, CCl3CHO होता है, CCl3CHO, 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 ये CCl3CHO होता है। ये है क्लोरल, ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, क्लोरल। तो जब क्लोरल की रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन से कराते हो तब आपको मिलता है DDT। एक इंसेक्टिसाइड है, लिखा भी है फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। नहीं, ये आप बोल सकते हो 1, 2, क्या बोल सकते हो इसका? अगर थोड़ा सा और इलेबोरेशन किया जाए इसके नॉमेनक्लेचर में तो आप क्या बोल सकते हो? 1,1,1, देखो 1,1,1 ट्राइक्लोरो। और ये कहाँ पर है? ये पैरा पर है, सॉरी पैरा पोजीशन तो है ये 1, 2, 3, 4 ना, 4 क्लोरोफेनिल 2 पर ये है, क्या कह सकते हो? 1,1,1 और फिर 1,1,1 और फिर 2,2, 1,1,1 2,2 20 बोल सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि एक सब्स्टिट्यूशन हुआ, फिर फर्दर सब्स्टिट्यूशन हुआ, फिर 1,1,1 ट्राइक्लोरो, सही कर दो इसको, 1,1,1 ट्राइक्लोरो, 1,1,1 ट्राइक्लोरो, 2,2 20 4 क्लोरोफेनिल 4 क्लोरोफेनिल खत्म। कितने कार्बन की चेन है? 2 ईथेन। ऐसे भी आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। 1,1,1 ट्राइक्लोरो, 1,1,1 ट्राइक्लोरो, 2,2 20 4 क्लोरोफेनिल ईथेन। ये आपका DDT है, इंसेक्टिसाइड है। एडिपोज टिश्यूज में ये जाके डिपॉजिट हो जाता है। और DDT के बाद आपके सिलेबस में लास्ट है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। हैलोफॉर्म रिएक्शन ना, जिनके पास CH3CHOH ग्रुप होता है, जिनके पास CH3CO ग्रुप होता है, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। आयोडोफॉर्म LOPPT है, ये एक तरह से एंटीसेप्टिक फॉर्म में इसका यूज होता है। इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी जो होती है वो फ्री आयोडीन के कारण होती है। ये क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा जा सकता है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इट्स एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी इज ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन नॉट ड्यू टू आयोडोफॉर्म, ठीक है। ये LOPPT देता है, ये आपका आयोडोफॉर्म है। ध्यान रखिएगा, आपकी NCERT में CCl4 भी दिया हुआ है और आपकी NCERT में CH2Cl2 भी दिया हुआ है। न्यू NCERT में CCl4 और CH2Cl2 दोनों दिया हुआ है, लेकिन ये NTA के सिलेबस में नहीं है। तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप बहुत ज़्यादा इस पे वर्क नहीं करने की बात है। आपको फ्रियान थोड़ा सा देख के जाना चाहिए, क्लोरोफॉर्म देख के जाना चाहिए, आयोडोफॉर्म देख के जाना चाहिए, DDT देख के जाना चाहिए। SN1 SN2 बहुत डिटेल में आप पढ़े रहते हैं ना। और हेलो एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी, हेलो एरिन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हेलो, ये सब चीज़ें आप बहुत डिटेल में पढ़े होते हैं। ये आपका केमिकल प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और कुछ कंपाउंड, फिजिकल प्रॉपर्टी एक साथ हम आपको डिस्कस कर देंगे। ये आज आपका एंड होता है क्या? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अगर कहीं पर कोई चीज़ रह गई हो तो उसको आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मैं उसको वापस उसको उस पॉइंट को फिर से डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। वैसे मैंने कोशिश की है कि पूरी NCERT हेलो एल्केन हेलो एरीन में जो भी पॉइंट हैं, जहाँ पर भी छुपे हुए हैं, आपकी NCERT में क्या होता है, पूरी लाइन लिखते जा रहे हैं, फिर वहीं कहीं मोटे से लिख देते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, स्टीरियो, दुनिया भर की बातें। तो आप उन सारी बातों को मैंने कलेक्टिवली बताने की कोशिश की है।
उसके बावजूद आप एनसीईआरटी अगर एक बार रिवाइज कर डाले हैं तो एक बार और पढ़ डालिए। और मैं एनसीईआरटी की ही लाइन लिखा हूँ, जब आप क्लास करते हैं तो उसमें बहुत डिटेल में चलते हैं, बट एनसीईआरटी की ही लाइन मैंने लिखा है, ठीक है। तो आप इतना पढ़ लेंगे तो ये मोर देन सफिशिएंट होगा आपके लिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस पे हम कोशिश करेंगे जो क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में है और हेलो एल्केन हेलो एरीन से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो मैं करवा दूं। फिर इसके बाद बहुत जल्द हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मस्त रहिए और एनसीईआरटी पढ़ते रहिए और इस बार सिलेक्शन ले लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।